बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर तमाम ख़वातीन और हज़रात को खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद है और मुझे उम्मीद है आपको पसंद भी आएगी। आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग सोलर इन्वर्टर मेंटेनेंस। देखिए जनाब, हम महंगे से महंगे इन्वर्टर लगा लेते हैं, उसके साथ महंगी से महंगी बैटरियां लगा देते हैं, अच्छे महंगे सोलर पैनल लगा देते हैं, लेकिन ये सारा सिस्टम जो है उस सूरत में कारआमद है जब ये आपको अच्छी सर्विस भी दे, अच्छा बैकअप भी दे। बैकअप देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी अच्छी मेंटेनेंस की जाए इस सिस्टम की। इसके लिए जो जो चीज़ें इसकी रिक्वायरमेंट हैं वो इसको वक्तन फ़वक्तन इसके साथ की जाएं। मसलन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक ऐसी चीज़ होती है जो हर मशीन के लिए ज़रूरी है। यही प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इस इन्वर्टर्स और सोलर पैनल्स और आपके सिस्टम के लिए ज़रूरी है। तो आज की टॉपिक में हम सिर्फ इन्वर्टर कवर करेंगे, इन्वर्टर की मेंटेनेंस क्या होनी चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है चैनल तो अब तक आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक जो है, पैराग्राफ जो है वो है क्लीनिंग द इन्वर्टर। ये याद रखिए, क्लीनिंग बाहर से जो इसकी क्लीनिंग है, इसकी एक्सटर्नल सरफेस जो है, बॉडी जो है, कैबिनेट जो है, उसको अच्छे तरीके से क्लीन रखना चाहिए। खुश्क कपड़े से इसको साफ कर रखना चाहिए और इसके जो वेंट्स हैं उनको खुला रखना चाहिए जिसमें से हवा आ जा सके। अगर ये आप किसी वजह से इसके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन रख देते हैं, मसलन बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंस्टॉलर्स जो हैं वो इन्वर्टर और बैटरी को जोड़ के लगा देते हैं साइड में, साइड बाई साइड। तो उससे क्या होता है, इन्वर्टर की जो है हवा जो है वो रुक जाती है। हवा इसके अंदर जो वेंट्स हैं वो बंद हो जाते हैं, उसके सामने ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है और जो है उसको हवा नहीं लगती और वो गर्म होता है और फिर इन्वर्टर गर्म होते अल्टीमेटली वो एक फायर रिस्क भी बन जाता है और आपके लिए एक लंबे खर्चे का बायस भी बन जाता है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि इसको एक तो वेंटिलेटेड जगह पे लगाना चाहिए इन्वर्टर को। दीवार के ऊपर ऐसी दीवार सेलेक्ट करें जहाँ पर इसको अच्छी हवा लगे। दूसरा, पानी इसको बिल्कुल ना लगे, पानी के वेपर्स भी इस तक ना पहुँचे। आमतौर पर बाहर की किसी दीवार के साथ लोग लगा लेते हैं और जब बारिश होती है तो उसके वेपर्स जो है उड़ के इस इन्वर्टर तक पहुँचते हैं। तो ये जगह भी ठीक नहीं है। ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पर जो है इसको हवा तो लगे लेकिन पानी के वेपर्स इस तक ना पहुँचे। तो अगर तो आपका यूनिट जो है वो IP65 है तो फिर तो इसको अंदर से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है इन्वर्टर को। लेकिन अगर आपका सिस्टम IP21 है तो या IP40 है तो फिर इसको अंदर से भी क्लीन करने की ज़रूरत है। फिर आपको एक टेक्नीशियन बुलाना पड़ेगा जो इसको खोले, इसके अंदर ब्लोअर मारे और इसमें से डस्ट उड़ाए और फिर इसको नीट एंड क्लीन करके फिर इसको बंद करके फिर इसको ऑन करके आपको दे जाए। यही IP21 और IP65 क्या है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल जो है ये IP21 जो है ये डस्ट प्रूफ नहीं होता यूनिट और IP65 जो है ये डस्ट प्रूफ होता है। आगे बढ़ते हैं। वेंट्स जो है वो कूलिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इनके सामने ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। हवा इसको अच्छी लगनी चाहिए, वेंटिलेटेड एरिया पे लगाना चाहिए इन्वर्टर को। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मॉनिटरिंग द इन्वर्टर परफॉर्मेंस। आमतौर पर इन्वर्टर के ऊपर एक LCD लगी होती है, उसके ऊपर उसके सारे पैरामीटर्स जो है वो डिस्प्ले हो रहे होते हैं। वक्तन फ़वक्तन उन पैरामीटर्स को देखते रहिए। कोशिश कीजिए इसका जो यूज़र मैनुअल है वो पढ़ के आप उसके सारे पैरामीटर्स को समझ सकें और LCD के ऊपर वो जिस तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं उनको भी समझ सकें, कहाँ पर कौन सी चीज़ है, उसका क्या मतलब है। तो ये आपको यूज़र मैनुअल से मदद मिल सकती है। तो आप वक्तन फ़वक्तन जो है उसके पैरामीटर्स जो हैं उस LCD के ऊपर उनको मॉनिटर करते रहिए ताकि कोई चीज़ अगर आउट ऑफ द लिमिट जा रही है, कोई पैरामीटर आउट ऑफ द लिमिट जा रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो आपके नॉलेज में आ सके
और फौरी तौर पर उसको टेक केयर किया जा सके। वरना अगर उस वक्त उसको हम टेक केयर नहीं करेंगे, उसकी रिपेयर नहीं करेंगे, तो फिर एक लंबे खर्चे के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। फिर एरर कोड्स होते हैं हर इन्वर्टर के। आमतौर पर आजकल जो इन्वर्टर आ रहे हैं सब में सेल्फ चेक होता है और इसके अंदर कोड्स होते हैं, एरर कोड्स उनको कहते हैं। वो कोड देखकर पता चल जाएगा कि इसमें क्या फॉल्ट है, लेकिन ये सिर्फ एक टेक्नीशियन ही जान सकता है, एक इंजीनियर ही जान सकता है। लिहाजा अगर उसके ऊपर कोई फॉल्ट कोड आ गया है और उसकी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा वो, तो आप ऐसी सूरत में किसी इंजीनियर को या टेक्नीशियन को बुलाइए ताकि वो आपके इसको रिपेयर कर सके। आगे बढ़ते हैं, इंस्पेक्टिंग केबल्स एंड कनेक्शंस। ये याद रखें कि इसके जितने भी बाहर से केबल्स आ रही हैं इन्वर्टर को आके लग रही हैं, ये ज़ाहिर है वहाँ टर्मिनल होते हैं, उन टर्मिनल्स पे आके लगती हैं, तो ये अच्छे तरीके से टाइट होनी चाहिए। लूज कनेक्शंस जो हैं वो हीट जनरेट करते हैं और हीट जनरेशन आपको पता है फिर अल्टीमेटली फायर रिस्क बन जाता है। अगर किसी टर्मिनल पर जंग लगा हुआ है तो उसको एमरी खोल के उस टर्मिनल को उसको बाकायदा एमरी वेपर से साफ़ करके उसको फिर टाइट करके लगाया जाए, ताकि क्योंकि जंग जो है ये रेजिस्टेंस पैदा करता है और ये उस टर्मिनल को गर्म करता है, फिर वो जब गर्म होता है तो फिर फायर रिस्क बन जाता है। लिहाजा एक तो उसके ऊपर जंग नहीं लगा होना चाहिए और दूसरा हर टर्मिनल अच्छे तरीके से टाइट होना चाहिए। फिर ग्राउंड ज़रूर होना चाहिए। सिस्टम जो है इन्वर्टर जो है इसका कैबिनेट जो है वो ग्राउंड होना चाहिए ताकि किसी भी किस्म के शॉक से आप लोग बच सकें। आगे बढ़ते हैं, फर्मवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स। फर्मवेयर इसके अंदर होती है, इसके अंदर प्रोग्राम होता है। वो फर्मवेयर बाद करप्ट भी हो जाता है और उसके अपडेट्स भी आते रहते हैं। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर जो है उसके भी अपडेट्स आते रहते हैं। अगर तो आपका इन्वर्टर जो है उसके अंदर वाईफाई है, फिर तो वो नेट से कनेक्ट होकर खुद ब खुद जो है अपडेट्स जो है उनको डाउनलोड कर लेगा और इंस्टॉल कर लेगा। लेकिन अगर आपका इन्वर्टर ऐसा है जो कि जिसके अंदर वाईफाई नहीं है, जो नेट से कनेक्ट नहीं होता, तो ऐसी सूरत में आपको इनका जो वेबसाइट होता है उस वेबसाइट से अपडेट्स को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको एक यूएसबी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उस यूएसबी को सिस्टम के साथ लगा के उसको अपडेट करना पड़ेगा आपके सॉफ्टवेयर को। लिहाजा ये वक्तन फ़वक्तन आप चेक करते रहिए। अगर आपका सिस्टम वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है तो फिर आपको इसको मैनुअली जो है इनकी वेबसाइट जो है, जिसका मैन्युफैक्चरर वेबसाइट जो है जिसने आपका इन्वर्टर बनाया है जिस कंपनी ने, उसकी वेबसाइट के ऊपर इसकी अपडेट्स होती हैं, उनको डाउनलोड करें और यूएसबी के थ्रू इसको अपडेट कर दें। ये अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी टेक्निकल बंदे से हेल्प ले लें आप। आगे बढ़ते हैं, बैटरी मेंटेनेंस इफ़ एप्लीकेबल। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि आमतौर पर आजकल लिथियम बैटरीज इस्तेमाल होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा उनकी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ उनके ऊपर कपड़ा ही मारना होता है, खुश्क कपड़ा, उससे उनको साफ़ रखें ताकि डस्ट और डर्ट वगैरह उसके ऊपर जमने ना पाए। वरना जो है वो जहाँ भी लगी हुई हैं तो उनको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर लेड एसिड बैटरीज़ हैं तो फिर ज़ाहिर है उसके अंदर पानी का लेवल चेक करना पड़ेगा, उसकी हेल्थ चेक करनी पड़ेगी, बैटरी की हेल्थ तो खैर आपको लिथियम बैटरी की भी चेक करनी पड़ेगी, लेकिन आमतौर पर लिथियम बैटरीज की लाइफ क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है तो इनकी हेल्थ ठीक होती है। लेकिन लेड एसिड बैटरीज जो है उनकी लाइफ कम होती है, उसके जो है लाइफ साइकिल्स भी कम होते हैं। अब लिथियम बैटरीज देखिए जो आ रही हैं आमतौर पर 6000 लाइफ साइकिल की आ रही हैं, जबकि ये जो लेड एसिड बैटरीज होती हैं ये आमतौर पर 500 से 1000 लाइफ साइकिल की होती हैं। तो लिहाजा लाइफ साइकिल से मुराद है कि एक दफ़ा बैटरी चार्ज होकर कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाए तो ये साइकिल गिना जाएगा। तो क्योंकि लेड एसिड की बैटरी की लाइफ कम होती है, लिहाजा उसके हेल्थ को बार बार चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आप ज़रूर चेक करते रहें ताकि अगर वो उस बैटरी की हेल्थ ख़राब हो रही है, उसकी सेहत जो है वो ठीक नहीं है, उसके अंदर उसकी ग्रेविटी बहुत लो हो गई है, तो फिर ऐसी सूरत में उस बैटरी को रिप्लेस किया जा सके। अगला पॉइंट है टेम्परेचर रेगुलेशन। बैटरी को ऐसी जगह पर नहीं लगाना चाहिए जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है।
بلکہ اس کو ایسی جگہ پہ لگانا چاہیے جہاں پر ہوا آ جا رہی ہو اور وینٹیلیشن اچھی ہو، تاکہ اس کا ٹمپریچر نہ بڑھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شیڈول پروفیشنل انسپیکشنز، آپ اس کو وقتاً فوقتاً اس کو چیک کرتے رہیں، اس کی انسپیکشن کے شیڈولز بنا لیں کہ آپ نے ہر مہینے اس کو جو ہے بلور مارنا ہے باہر سے، اس کی مٹی اڑانی ہے یا اس کو کپڑے سے صاف کرنا ہے، اور پھر اس کے اگر لیڈ ایسڈ بیٹری ہے تو اس کا پانی چیک کرنا ہے۔ تو اس کے شیڈول کے مطابق اس کو چیک کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ چیک نہیں کریں گے تو پھر خدا نہ خواستہ اگر کوئی چیز جو ہے آپ خراب ہونے کی طرف جا رہی ہے تو پھر وہ زیادہ لمبا خرچہ آپ کا کروائے گی۔ اگلا ٹاپک ہے انورٹر لائف اسپین اینڈ ریپلیسمنٹ۔ یہ یاد رکھیں جناب کہ ایک انورٹر جو ہے اس کی عام طور پر لائف جو ہے وہ 10 سے 15 سال ہوتی ہے۔ اب 10 سے 15 سال میں بھی 5 سال کا میں نے گیپ دے دیا ہے، تو یہ 5 سال کیوں؟ اب یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ 10 سال یا اس سے بھی کم بعض اوقات اس کی لائف ہوتی ہے، جس کے آپ پریونٹیو مینٹیننس نہیں کرتے ہیں، جس کو آپ صاف نہیں کرتے ہیں، جس کو آپ وینٹیلیٹڈ جگہ پہ نہیں لگاتے ہیں، اس کی وینٹیلیشن کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی لائف بہت کم ہو جاتی ہے، کہ لائف کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، وینٹیلیشن کا خیال رکھتے ہیں، آپ اس کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہتے ہیں، تو یہ 15 سال سے بھی زیادہ بعد لائف دیجیے آپ کو دے جائے گا آپ کا انورٹر جو ہے۔ آج کل انورٹر مہنگے ہیں، لاکھوں میں اس کی قیمت ہے، لہٰذا یہ جو میں نے مینٹیننس کے پوائنٹ آپ کو بتائے ہیں، یہ اگر آپ ان کو چیک کرتے رہیں گے، بار بار ان کو اوپر آپ دھیان دیتے رہیں گے، تو یہ آپ کو اچھی لائف دے جائے گا، اچھی پرفارمنس دے گا، اچھا بیک اپ دے گا آپ کو انورٹر۔ اور اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے پھر یہ آپ کا بھی خیال نہیں رکھے گا اور پھر آپ کا خرچہ بھی کروائے گا۔ یہ یاد رکھیں، ریگولر پریونٹیو مینٹیننس ہیلپ ٹو ریڈیوس دا کاسٹلی ریپیئرس۔ اگر ریگولر آپ پریونٹیو مینٹیننس اس کی کرتے رہیں گے تو آپ کو بڑے خرچے سے بچ جائیں گے۔ انشور دیٹ یور سولر سسٹم کنٹینیوز ٹو ورک افیکٹولی فار ایئرس ٹوگیدر۔ اگر آپ اس کی پریونٹیو مینٹیننس کرتے رہیں گے تو آپ اس کے بہت سالوں تک آپ اس کی پرفارمنس سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس میں آپ کے لیے علم ہوگا، آپ کے لیے نئی چیز ہوگی، آپ کو اس کو لرننگ ہوگی آپ کے لیے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، علم کو پھیلانے میں میری مدد کریں۔ آپ کو پتہ ہے علم کو پھیلانا یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس صدقہ جاریہ میں ضرور حصہ لیں گے۔ سبسکرائب اگر ابھی تک نہیں کیا تو ضرور جانے سے پہلے اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔